नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सूफी काव्यधारा में मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं के बारे में जानेंगे। विशेषकर पद्मावत को विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी की बात करें तो इनका समयकाल 1492 से लेकर 1542 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। यानी इनका जन्म कब है 1492 और मृत्यु कब है 1542 ईस्वी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में संकलित है। आखिरी कलाम में जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है आखिरी कलाम, जिसमें उन्होंने अपने जन्म के बारे में संकेत दिया है। क्या कहते हैं? भा अवतार मोर नो सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो ये संकेत मिलता है अपने जन्म के बारे में जो उन्होंने लिखा है। जायसी सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। वह जायस में रहते थे। यानी जगह कौन सी थी, स्थान कौन सा है? जायस, जहां वो रहते थे। और उनके गुरु का नाम क्या है? सूफी फकीर थे शेख मोहिउद्दीन। शुक्ल ने पद्मावत के पूर्वार्ध को कल्पित और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। यानी कल्पना और इतिहास दोनों का सम्मिश्रण क्या है? पद्मावत इनकी रचना है। और इसका जो प्रारंभिक भाग है वो कल्पना से परिपूर्ण है और बाद का जो कथा साहित्य इसमें संकलित है वो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित माना जाता है। ये किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने स्वीकार किया है। शुक्ल के अनुसार कबीर ने केवल भिन्न प्रतीक होती हुई प्रोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। भिन्न प्रतीत है, लेकिन जो कौन सी सत्ता है वो प्रोक्ष सत्ता है। वो क्या है? एकता से परिपूर्ण है, उसका आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यानी इसकी जरूरत की जो प्रत्यक्ष है उसकी सत्ता को सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी। और ये किसने पूरी की? ये जायसी के द्वारा पूरी की गई। प्रोक्ष सत्ता क्या है? जो एक अनजान लोक है, जो एक अनजान सत्ता है, जो हमारे सामने नहीं है, उसकी एकता का आभास हमें किसने दिया? कबीर ने दिया। लेकिन जो प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य हमारे सामने रखा वो किसने रखा? जायसी के द्वारा पूरा किया गया। जायसी की रचनाओं के बारे में अगर जानने का प्रयास हम करें तो सबसे पहले रचना आती है पद्मावत। पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती तथा नागमती की प्रेम कहानी है। जो रतन सेन है ये पद्मावती से प्रेम करते हैं और जो नागमती है ये अपने पति रतन सेन के वियोग के कारण काफी दुखी है। इनका विरह चित्रण यहाँ इस कथानक में या इस काव्य में किया गया है। उसके बाद इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है अखरावट। देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां सूफी दर्शन को प्रस्तुत किया गया है इस रचना में। किसमें? अखरावट में। अगली जो इनकी रचना है आखिरी कलाम, कयामत का वर्णन है। हजरत मोहम्मद का महत्व यहाँ पर दिखाया गया है। कहरनामा जो इनकी रचना है उसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। परमात्मा की महत्ता और अन्योक्ति मूलक काव्य इसको कहा जा सकता है। तथा इसकी शैली कौन सी है? कहरवा शैली में ये लिखा गया है कहरनामा। चित्ररेखा, इसमें चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है। उसके बाद जो इनकी रचना है वो है मसलनामा। मसलनामा में लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। इनको लोकोक्तियों को मिसले भी कहा जाता है। मिसलों के माध्यम से या लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम भाव को अभिव्यक्त किया है। कान्हावत जो इनकी रचना है इसमें कृष्ण का चरित्र, पद्मावत जैसी शैली, संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य इसको कहा जा सकता है। तथा अवतारवाद का प्रतिपादन इसमें किया गया है। इसमें सूफी मत का अभाव है, यानी सूफी मत से ये अछूती रचना है। कौन सी? कन्हावत। तो जायसी की कोई ऐसी रचना जिसके बारे में पूछ लिया जाए कि जिसमें कृष्ण के चरित्र को चित्रित किया गया है तो वो रचना कौन सी है? कान्हावत है। कान्हावत में कृष्ण का चरित्र है। इसकी शैली कैसी है? पद्मावत के समान इसकी शैली है। हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य इसको कहा जा सकता है। अवतारवाद का प्रतिपादन इस रचना में किया गया है और सूफी मत का इसमें अभाव है। यानी सूफी जो परंपराएं या सूफी प्रभाव इसमें नहीं दिखाई देता। अब बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचना जो कि पद्मावत है। समय काल इसका 1540 ईस्वी स्वीकार किया जाता है, जो सर्वसम्मति से माना जाता है। जायसी ने पद्मावत के निर्माण काल या रचना काल का समय 927 हिजरी
सन 1520 ईस्वी दिया है। लेकिन जायसी ने पद्मावत में शाही वक्त शेर शाह की भी प्रशंसा की है, यानी उस समय जो शासन पर विराजमान थे शासक शेर शाह, उनकी भी प्रशंसा की है। शेर शाह का जो शासन है वो 947 हिजरी से आरंभ होता है, यानी यहाँ पर फर्क आता है। उन्होंने बताया 927 हिजरी, लेकिन शेर शाह का जो शासन माना गया वो 947 से प्रारंभ होता है या आरंभ होता है। आचार्य शुक्ल इसके बारे में लिखते हैं कि इस दशा में जब इतना ये अंतर दिखाई दे रहा है तो इस अंतर की दशा में ये संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो 1520 ईस्वी में बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष के बाद शेर शाह के समय में पूरा किया था। यानी 1520 ईस्वी में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे पूरा कब किया? 1540 ईस्वी में पूरा किया, ऐसा शुक्ल जी के अनुसार है। अतः पद्मावत का सही समय 1540 ईस्वी यानी 947 हिजरी ही मानना तर्कसंगत लगता है। सन 1540 ईस्वी को ही डॉक्टर नगेंद्र द्वारा प्रतिपादित जो इतिहास ग्रंथ है तथा इसके साथ साथ बच्चन सिंह के द्वारा लिखित जो इतिहास ग्रंथ है उसमें भी इसी को सही माना गया है। यहाँ तक कि बच्चन सिंह ने सन 927 आहा यानी 927 जो हिजरी काल समय था उसको नकल की गलती मानते हुए सन 927 की बजाय वो कहते हैं कि 47 आहा को सही माना गया है। यानी वो 927 की बजाय 927 की बजाय वो क्या था वहां पर 947 था, 947। तो ये मानते हैं कि 947 ठीक है, 927 वो गलती है। कवि ने पद्मावत के रचनाकाल के विषय में लिखा है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, यानी 927 का वो हिजरी काल है जब कवि ने इस कथा के बारे में लिखना आरंभ किया। इसी को वो मानते हैं कि 927 की जगह 47 होना चाहिए था, ये गलती से ऐसा हुआ है। इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। ध्यान देने योग्य वाली बात है कि हिंदी साहित्य में अवधि का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो पद्मावत है। इसमें खंड कितने हैं? 57 इसमें खंड है और उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता इस रचना में देखी जा सकती है। ग्रंथ के आरंभ में शाही वक्त शेर शाह की प्रशंसा इसमें की गई है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चारों खंड तपे जस भानु, यानी उनका प्रताप चारों खंडों में ऐसे तप रहा है जैसे कि सूर्य अपना प्रकाश फैला रहा हो, इस प्रकार उनका भी प्रताप चारों ओर फैल रहा है। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था। कवि का नाम क्या है? आलो उजाला से करवाया था। किसने करवाया था? मगन ठाकुर ने। वजीर, ये अराकान राज्य के वजीर हैं मगन ठाकुर। किस भाषा में करवाया था? याद ध्यान में रखें, बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद करवाया गया था। पद्मावत में पद्मनी परम सत्ता का, रतन सेन साधक का, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। इसकी कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पात्र हैं वो प्रतीक रूप में लिए गए हैं। पद्मिनी किसकी प्रतीक है? परम सत्ता की। रतन सेन साधक, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। ये कहानी लौकिक धरातल पर है, यानी लोक जीवन से तो जुड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ प्रतीकात्मक रूप में पात्रों का चयन यहाँ पर किया गया है, तो इसे क्या कहा गया है? प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी यानी ट्रेजेडी कहा है। किसने कहा है अपने ढंग की त्रासदी या ट्रेजेडी? विजय देव नारायण शाही ने कहा है। शाही जायसे को मूलतः कवि ही मानते हैं। पद्मावत में अन्योक्ति और समासोक्ति दोनों के तत्व हैं, फिर भी यह समासोक्ति के ज्यादा निकट प्रतीत होता है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, यानी पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? ये प्रतीकात्मक काव्य है। पद्मावत का जो पहला भाग है, आचार्य शुक्ल ऐसा मानते हैं कि पहला भाग क्या है? काल्पनिक है, और दूसरा भाग क्या है? उसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। नागमती वियोग वर्णन, जहाँ पर जो राजा रतन सेन है वो चले जाते हैं और नागमती का जो 12 मासा वर्णन किया गया है जिसमें वियोग वर्णन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वीर्य वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य भी कहा गया है। पद्मावत की भाषा कैसी है? ठेठ अवधी भाषा है। और इसकी लिपि कौन सी है? फारसी लिपि का ये ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना वो मानते हैं। शुक्ल जी के द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित है। यानी 3 रचनाएं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, इनको ही वो जायसी की रचनाएं मानते हैं और इन तीनों का संकलन उन्होंने किया है। किसमें? मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाओं का संकलन उन्होंने किया है। तो ये आप ध्यान में रखें। आखिरी कलाम 1528 हिजरी क्या है 936 के समय में, बाबर के समय में ये लिखी गई थी। सन के हिसाब से 1528 है और हिजरी के हिसाब से 936 है। इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय, ये हिय यानी सिंहल द्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है। जो सिंहल द्वीप है वो किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है या हिय का प्रतीक है। पद्मावत की प्रतीक योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है इसके बारे में, तो ये भी आप बहुत अच्छे से करें। जो रतन सेन है ये मन, आत्मा या साधक का प्रतीक है। सिंहल हृदय का या हिय का प्रतीक है। जो पद्मावती है वो श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। सुआ या हीरामन तोता यह गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा यानी संसारिक बुद्धि का प्रतीक नागमती है। राघव चैतन्य शैतान के रूप में है और अलाउद्दीन यहाँ पर माया के रूप में है। यानी प्रतीक, जो इसकी प्रतीक योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे कथानक में। तो इसकी प्रतीक योजना आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब ये जानते हैं कि जो आचार्य शुक्ल है उन्होंने जायसी ग्रंथावली के वक्तव्य में क्या लिखा है। देखिए, उनके विचार से पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से ये काव्य निराला है। यानी पद्मावत को निराला काव्य किसने कहा है? ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। देखिए, इस तरह की डेफिनेशन या परिभाषा अक्सर पेपर में पूछी जाती है, तो ये आप बहुत अच्छे से और ध्यान से करें। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया। पद्मावत में जो शामिल शब्द हैं उसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल जायसी ने लिखे हैं और इसके अलावा केवल तुलसीदास ने उनका प्रयोग किया है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन जरूरी है। यानी अगर तुलसी की भाषा को आप समझना चाहते हो तो उसके लिए जायसी की भाषा का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की बजाय अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। यानी पद्मावत और अखरावट की जो अवधि है उससे ज़्यादा ठेठ अवधि किसकी भाषा है? आखिरी कलाम की अवधि भाषा है। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था ये इसमें हमने सूफी काव्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।